सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार और नव वर्ष 2026 के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सहस्त्र प्रभात और असंख्य क्षणों की तपस्या, सपनों से साकार तक की उपलब्धि का अभिनंदन। आज हम सभी एक महत्वपूर्ण विषय युवा पीढ़ी की नजरों में होम्योपैथी का भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का हमारा विषय है युवा पीढ़ी की नजरों में होम्योपैथी का भविष्य। वर्तमान समय में चिकित्सा जगत लगातार नए आयामों और नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे परिवर्तन के दौर में होम्योपैथी अपनी वैज्ञानिक नींव, मानवीय संवेदना और समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण के साथ विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन किसी भी चिकित्सा पद्धति का वास्तविक भविष्य उन युवाओं के हाथ में होता है जो आज सीख रहे हैं, शोध कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवा के लिए नए मॉडल विकसित कर रहे हैं। इसी दृष्टि से आज का पैनल डिस्कशन युवा पीढ़ी की नजरों में होम्योपैथी का भविष्य एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां यूजी और पीजी स्तर के विद्यार्थी अपने विचारों, अनुभवों और कल्पनाओं को साझा करेंगे। तो आज हमारे साथ 3 प्रतिभाशाली पैनलिस्ट उपस्थित हैं। हमारी पहली पैनलिस्ट हैं सुश्री सिमी सिंह, जो कि यूजी स्टूडेंट हैं। सिमी सिंह होम्योपैथी के प्रति अपनी गहरी रुचि और भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि रखने वाली युवा छात्रा हैं। हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं श्री अभिनेश सिंह, जो कि एक यूजी स्टूडेंट हैं। वो चिकित्सीय योग्य उपयोगिता, वैज्ञानिक प्रस्तुति और क्लिनिकल योगदान पर अत्यंत प्रखर विचार रखने वाले के लिए माने जाते हैं। हमारे थर्ड पैनलिस्ट हैं डॉक्टर निमिषा सिंह, जो कि पीजी स्टूडेंट हैं, जो अनुसंधान, अकादमिक दृष्टि और होम्योपैथी के वैश्विक भविष्य पर परिपक्व और गहन दृष्टिकोण रखती हैं। तो सभी पैनलिस्ट का आज मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक्चुअली आज के इस IFPH वेबिनार में डॉक्टर इस्माइल सेठ उद्घाटन करता थे, बट किसी कारणवश उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इसलिए मैंने इस सेशन को स्टार्ट कर दिया है। चलिए आज के चर्चा हम लोग प्रारंभ करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है सुश्री सिमी सिंह से। सुश्री सिमी सिंह, आपने आपको प्लीज अनम्यूट कर ले, आप म्यूटेड है। सिमी जी आप म्यूटेड है। नहीं, यस यस, नाउ यू आर द होस्ट। अब आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। जी हाँ यस, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, एक उभरती हुई होम्योपैथी के रूप में समाज की धारणा को आप किस प्रकार सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हुए देखती हैं? गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं हमारे मॉडरेटर डॉक्टर दीपमाला मैम और हमारे फेलो पैनलिस्ट मिस्टर अभिषेक सिंह और डॉक्टर निमिषा सिंह का थैंक यू करना चाहूंगी, और आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। मे दिस ईयर ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज और होम्योपैथी के लिए और भी ज्यादा रिकॉग्निशन। मैं IFPH टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। 997 एपिसोड्स कंप्लीट करना ये कोई स्मॉल अचीवमेंट नहीं है। दिस शोज द डेडिकेशन और कमिटमेंट टुवर्ड्स होम्योपैथी। Thank you, IFPH, for consistently providing us this wonderful platform to learn, share and grow. और मुझे पर्सनली इस पैनल डिस्कशन का पार्ट बनने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एज अ यूजी स्टूडेंट इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स के साथ यहाँ बैठना इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। अब आपके सवाल का जवाब। थैंक यू मैम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जब अपने आसपास ऑब्जर्व करती हूँ तो क्लियरली देख रही हूँ कि समाज की होम्योपैथी के प्रति सोच बदल रही है, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। सबसे पहली बात कि कोविड पैंडेमिक का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। जब लोगों ने देखा कि होम्योपैथी इम्यूनिटी बूस्टिंग में, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है, तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की गाइडलाइंस ने भी साइंटिफिक बैकिंग दी। तो मेरे खुद के फैमिली और फ्रेंड्स में मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि लोगों का होम्योपैथी की तरफ जो रुझाव है वो बढ़ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज की जनरेशन हेल्थ के लिए बहुत ही कॉन्शियस है। लोग अब साइड इफेक्ट से डरते हैं, तो वो नेचुरल और होलिस्टिक हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, और यही हमारे होम्योपैथी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं पर्सनली अपने लेवल पर भी बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रही हूँ। जब मैं अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को होम्योपैथी के बारे में बताती हूँ, साइंटिफिक एविडेंस शेयर करती हूँ, तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। सोशल मीडिया भी एक पावरफुल टूल बन गया है,
ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने, हम मिथ्स को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब लोग होम्योपैथी से ठीक होते हैं, तो खासकर क्रॉनिक कंडीशंस में, तो वे खुद एम्बेसडर्स बन जाते हैं। वर्ड ऑफ माउथ सबसे पावरफुल मार्केटिंग है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि परसेप्शन डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और हम यंग होम्योपैथ्स के हाथ में है अपॉर्चुनिटी कि हम इसको और भी स्ट्रेंथन करें थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और पेशेंट एजुकेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने आंसर किया है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे, यूजी छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों को अवसरों में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? थैंक यू मैम। ये हम यूजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत रिलेटेबल टॉपिक है। चैलेंजेस तो हैं, बट ऑनेस्टली हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी भी है। फर्स्ट मेजर चैलेंज है होम्योपैथी का वास्ट मटेरिया मेडिका। जब हम पहली बार देखते हैं कि इतनी सारी रेमेडीज हैं, हर रेमेडी की अपनी डिटेल्ड पिक्चर है, तो वो काफी ओवरवेलमिंग फील होता है। लेकिन यही चैलेंज हमें सिखाता है कि सिस्टमेटिक लर्निंग कैसे करें। हम छोटे ग्रुप्स में रेमेडीज को स्टडी कर सकते हैं, जैसे रिलेटेड रेमेडीज को एक साथ पढ़ें, जैसे कि हम काली ग्रुप को एक साथ पढ़ सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर सिस्टम पर फोकस करके पढ़ सकते हैं। और सेकंड चैलेंज है थ्योरी और प्रैक्टिकल का गैप। बुक्स में पढ़ना अलग है, एक्चुअल पेशेंट देखना अलग, लेकिन ये क्लिनिकल एक्सपोजर मैक्सिमाइज करने का अपॉर्चुनिटी है। ओपीडी में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, सीनियर डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करें, केस टेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। रियल पेशेंट से ही रियल लर्निंग होती है। और सेकंड चैलेंज है थर्ड चैलेंज है हमारा स्केप्टिसिज्म। कभी कभी हमें खुद ही डाउट्स आने लगते हैं कि क्या ये सच में काम करेगा, बट यही डाउट्स हमें पुश करता है कि हम एविडेंस बेस्ड अप्रोच को अपनाएं, रिसर्च पेपर्स पढ़ें, डॉक्यूमेंटेड केसेस देखें। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने का एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। चौथा चैलेंज है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। समटाइम्स लेक्चर बेस्ड लर्निंग थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन वेबिनार्स हैं, जैसे कि ये आईएफपीएच प्लेटफॉर्म, यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, मोबाइल ऐप्स, हम सेल्फ लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि चैलेंजेस को हम प्रॉब्लम्स की तरह नहीं, बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स की तरह देखें। हर चैलेंज हमें बेटर होम्योपैथ बनने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हमें बस प्रोएक्टिव रहना है, क्यूरियस रहना है, और कंटिन्यूस लर्निंग की माइंडसेट रखनी है। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर विचार है। वास्तव में ये चुनौतियां जो है ना, वही हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डिजिटल लर्निंग का मेटेरिया मेडिका के अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ता है? थैंक यू मैम। ये बहुत ही क्वेश्चन ये बहुत रेलेवेंट है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, डिजिटल लर्निंग ने मेरी मेटेरिया मेडिका की स्टडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और ये मैं बहुत पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ। एक्सेसिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो पहले हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और लाइब्रेरी तक लिमिटेड रहना पड़ता था, लेकिन आज मेरे फोन में ही कंप्लीट रेपर्टरी है, मेटेरिया मेडिका एप्स हैं। मैं कहीं भी कभी भी ट्रैवल करते हुए या किसी भी समय रेमेडीज को रिवाइज कर सकती हूँ। ये कन्वीन ये ट्रेडिशनल लर्निंग में पॉसिबल नहीं था। इंटरेक्टिव लर्निंग का एस्पेक्ट ये है कि आज यूट्यूब पर रेमेडी वीडियोस हैं, जहां एक्सपीरियंस डॉक्टर्स अपने पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। जैसे किसी रेमेडी की मेंटल पिक्चर को समझना हो, तो एनिमेटेड वीडियोस, रियल लाइफ एग्जांपल्स से समझना बहुत ईजियर हो जाता है। विजुअल लर्निंग मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहा है। हाउएवर, इसके चैलेंजेस भी हैं। समटाइम्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, हर जगह डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। इसीलिए मैंने सीखा कि ऑथेंटिक सोर्सेज को प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट है। वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स, रेप्यूटेड डॉक्टर्स की कंटेंट पर ही फोकस करना है। और एक बात, डिजिटल लर्निंग कितना भी एडवांस हो जाए, मुझे लगता है बुक्स की इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होगी। डीप रीडिंग, अंडरलाइन करना, नोट्स बनाना, ये सब तो फिजिकल बुक से ही बेस्ट हो पाता है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि डिजिटल लर्निंग एक पावरफुल सप्लीमेंट है ट्रेडिशनल लर्निंग का। अगर हम स्मार्टली यूज करें, डिजिटल टूल्स को बुक्स के साथ कंबाइन करें, ऑनलाइन रिसोर्सेज को क्लिनिकल एक्सपोजर के साथ ब्लेंड करें, तो मटेरियल मेडिका की अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रोफाउंड हो सकती है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ब्लेस्ड है कि हमारे पास दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट है, ट्रेडिशनल विजडम भी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, जो कि वर्ड टू वर्ड आपने जो भी बताया बिल्कुल सही है। हम लोगों को डिजिटल लर्निंग के साथ साथ बुक्स को जरूर देखना चाहिए। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम हमारा चौथा क्वेश्चन आपसे है, आप भविष्य में किस प्रकार की होम्योपैथिक चिकित्सक बनने की आकांक्षा रखती हैं?
थैंक यू वेरी मच मैम। ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत क्लोज टू हार्ट है, क्योंकि मैं इसके बारे में काफ़ी सोचती हूँ और मैं खुश हूँ कि मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जब मैं अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करती हूँ एज होम्योपैथिक फिजिशियन, तो कुछ क्लियर एस्पिरेशंस हैं मेरे माइंड में। सबसे पहले, मैं एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर बनना चाहती हूँ। मेरा अप्रोच क्लासिकल होगा, प्रिंसिपल बेस्ड होगा, लेकिन साथ ही साइंटिफिकली साउंड भी। मैं चाहती हूँ कि मेरे केस को मैं प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करूँ, फॉलोअप्स मेंटेन करूँ, ताकि मैं अपने रिजल्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकूँ। क्योंकि आज के टाइम में होम्योपैथी को मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस के लिए एविडेंस प्रेजेंट करना ही होगा। दूसरा, मैं एक कंपैशनेट हीलर बनना चाहती हूँ। मेडिसिन सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन तक लिमिटेड नहीं है। मैंने देखा है कि जब डॉक्टर पेशेंट को प्रॉपर टाइम देता है, एम्पैथेटिकली सुनता है, तो वो हाफ हीलिंग वहीं हो जाता है। स्पेशली क्रॉनिक केसेस में मेंटल और इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेशेंट्स मुझे सिर्फ एक डॉक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रस्टेड हीलर की तरह देखें। मैंने कई मैं कुछ डॉक्टर्स के साथ मैं अपने कॉलेज ओपीडी में भी जाती हूँ, पर स्पेशल इम्पैक्ट मुझ पर मेरे मेंटर डॉक्टर अवि शर्मा सर, उनके क्लिनिक पे मैं कई बार बैठी हूँ, और डॉक्टर एम के साहनी सर के साथ भी एक दो दिन मैंने केस टेकिंग ली है। तो मुझे पता है कि कैसे सर केस टेकिंग लेते हैं और किस तरह सर पेशेंट्स के साथ डील करते हैं। तो उसका एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट मुझ पर पड़ा है कि कंपैशनेट हीलर क्या होता है। तीसरा एस्पेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ में इंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ मैं। सिर्फ अपने क्लिनिक तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि रूरल एरियाज में भी जाऊँ, अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करूँ, जहाँ लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, वहाँ होम्योपैथी की एसेसिबिलिटी बढ़ाऊँ। हमारे कॉलेज से भी इसके लिए कई कैंप्स किए जाते हैं, तो वो काफ़ी बार मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो मुझे पता है कि वहाँ पे लोगों को बहुत छोटी से बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथी कितना हेल्प कर सकता है। तो क्योंकि होम्योपैथी में इम्यूनिटी बिल्डिंग और प्रिवेंशन की अमेजिंग पोटेंशियल है। चौथा, मैं टीचिंग और नॉलेज शेयरिंग में भी इन्वॉल्व रहना चाहती हूँ। जैसे आज मुझे आईएफपीएच जैसे प्लेटफॉर्म से सीखने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर साहनी सर, डॉक्टर इस्माइल सर और ऐसे कई बहुत सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हमें अपनी लर्निंग्स नेक्स्ट जनरेशन के साथ शेयर कर रहे हैं। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी किसी के लिए वो मेंटोर बन सकूं जो मेरे टीचर्स मेरे लिए हैं। कल मैं भी अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग्स नेक्स्ट जनरेशन के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड Uh, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशलाइजेशन भी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे एमडी करूँ, रिसर्च में जाऊँ, शायद पीएचडी भी। क्योंकि होम्योपैथी में अभी बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें ढूंढने हैं। तो समराइज करूँ तो मैं एक ऐसी होम्योपैथिक फिजिशियन बनना चाहती हूँ जो साइंटिफिकली कॉम्पिटेंट हो, कंपैशनेट हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल हो और कंटिन्यूसली लर्निंग और इवॉल्विंग करती रहे। मुझे पता है ये जर्नी इजी नहीं होगी, चैलेंजेस आएंगे, बट मैं कमिटेड हूँ और मुझे विश्वास है कि अगर हम सभी यंग होम्योपैथ्स यही डेडिकेशन रखें, तो हम होम्योपैथी को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जहां ये डिजर्व करती है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। दीपमाला जी। हम लोग के इस्माइल सेठ सर ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ सर, थोड़ा सा हमारे, आगे हाँ बढ़ने के हम पहले लोग को ज्वाइन हाँ, कर चुके हैं। हाँ, उनको थोड़ा सा हम लोग इनाग्रेट करवा लें, फिर आगे का प्रोग्राम बढ़ाइएगा। यस 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 हाँ, सर। डॉक्टर इस्माइल सेठ सर, काइंडली डिलीवर योर इनाग्रल स्पीच सर। तेज हो क्या? माफी। हाँ, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप घर से छोड़ दिया मैंने। हाँ, मेरे घर पर ज्यादा मेहमान आ गए ना, हाँ, इसलिए अच्छा। मैं भूल गया था। सॉरी। हम्म, Anyway, I'm very much happy and very much um, thanks to you. You have chosen my name for inaugurating this function. Anyway, I'm not going to make a elaborate speech on this one because I'm the only inaugurator. So I am doing this function for the smooth running of this further proceedings. Anyway, I wish to all success and this communications and all activities of our program. Thank you very much. So I am myself, my heart full. First, I'm inaugurating this function for the further documentation. Thank you very much. thank you, sir. Thank you very much for your blessings and kind words. And now I request Dr. Deepmala to continue the session. ओके ओके, थैंक यू सर। अब हम लोग दूसरे पैनलिस्ट श्री अविनेश सिंह की ओर बढ़ते हैं। अविनेश सर,
अविनेश जी, अब आपसे पहला क्वेश्चन है, यूजी स्तर पर होम्योपैथी का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है? थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, नाम में थोड़ा चेंज है एक्चुअली, अविनेश नहीं है वो, अभिषेक अभिषेक। सिंह। एक्चुअली मेरे पास अविनेश सिंह आया है, इसलिए मैंने कोई हाँ नहीं मैम, कोई वो नहीं, समझ गया अभिषेक। मैम, मेरे पास भी वही आया था एक्चुअली। हाँ, ओके, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन मैम। सो एज ए स्टूडेंट, जब मैं होम्योपैथी को देखता हूँ या समझता हूँ, तो उसका सबसे इंस्पायरिंग एस्पेक्ट जो मुझे पर्सनली लगता है, वो उसका हॉलिस्टिक और पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच। लाइक होम्योपैथी सिर्फ डिसीज या किसी ऑर्गेन को देखकर ट्रीटमेंट नहीं करते, है ना। हम पूरे बॉडी को एक यूनिट मान के उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें बॉडी, माइंड, इमोशंस और लाइफस्टाइल सब इंक्लूडेड होते हैं। आज की जो मॉडर्न मेडिसिन है, अगर इसको हम देखें, तो यहाँ पे हमने बॉडी पार्ट्स को क्या किया है, कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि हार्ट का डॉक्टर अलग है, लिवर का डॉक्टर अलग है। लेकिन हर डिसीज का ऑरिजिन सिर्फ उसी ऑर्गेन में हो, ये जरूरी नहीं होता। कई बार डिसीज के रूट कॉज बॉडी के किसी और पार्ट या मेंटल लेवल पर भी होता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो अभी जैसे हाल फिलहाल में हम लोगों का, जैसे वी आर इन सेकेंड ईयर, तो हम लोगों का मॉर्चरी विजिट जा रहा है, जहाँ पे हम लोगों को पोस्टमार्टम्स देखने होते हैं इन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। तो बिफोर द पीएम हम लोगों को ब्रीफिंग होती है, हम लोगों को ब्रीफिंग हुई, और वहाँ पे जो उनके प्रोफेसर थे, तो इन जनरल टॉक्स बातें शेयर हो रही थी, क्योंकि दो डिफरेंट फील्ड के लोग मिले थे, तो बात हो रही थी। तो वहाँ एक सर ने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि, क्योंकि वो खुद उस सिस्टम का पार्ट थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे सिस्टम में, जैसे कि जो मैंने बात अभी ऊपर कही आपको, कि हार्ट का डॉक्टर सिर्फ हार्ट ट्रीट कर रहा है ना, बट उसका ऑरिजिन, उसका रूट कॉज कहीं और भी हो सकता है। ठीक। तो ये जो एक्सपीरियंस मिला, जो मुझे वहाँ उनकी बातें सुनने को मिली, इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये रियलाइज कराया कि होम्योपैथी का हॉलिस्टिक कंसेप्ट कितना प्रैक्टिकल और लॉजिकल है। और होम्योपैथी में डिसीज नहीं, पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है बेसिकली। ठीक है। दूसरा चीज जो मुझे होम्योपैथी का जो सबसे बेटर, बहुत बढ़िया लगता है, वो इसका जो हम कहते हैं व्यक्ति विशेष के लिए जो इसका प्रिंसिपल है, कि हर व्यक्ति विशेष अलग है और उसके लिए मेडिसिन अलग है। इसलिए जो सेम डिसीज होने के बावजूद पेशेंट को उसकी मेंटल स्टेट, टेम्परामेंट और फिजिकल कंस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट मेडिसिन दी जाती है। थर्ड, जो तीसरी चीज जो है, वो जो होम्योपैथी की मेडिसिन है, वो बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, उससे स्टिमुलेट करती है। जिससे होता क्या है कि डिसीज रूट लेवल से क्योर होती है, ना कि सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस किया जाता है। तो इस वजह से मुझे ये जो दो तीन चीजें जो मैंने बताई है, डिस्कस करी है, तो ये मुझे सबसे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा प्रेरित करती है मुझे होम्योपैथी के रिगार्डिंग। थैंक यू मैम। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन आपसे है, आपके अनुसार किस क्लिनिकल क्षेत्र में होम्योपैथी का योगदान अधिक प्रभावी हो सकता है? मैम देखिए, वैसे तो किसी एक क्लिनिकल क्षेत्र का नाम लेना या ये कह देना कि सिर्फ होम्योपैथी यहीं तक सीमित है, ये तो बहुत गलत होगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि होम्योपैथ होम्योपैथी कमजोर नहीं हो सकती, होम्योपैथ में कमजोरी हो सकती है ना। फिर भी अगर मैं कुछ लिस्ट ऑफ चीजें बताऊं, तो सबसे पहला जो हम सब हर कोई जानता है, अगर आप नॉर्मल लोगों में भी बात करें या आम बोलचाल के लिए भी लोगों से पूछें, तो लोग बोलते हैं क्रोनिक डिसीज में होम्योपैथी का रोल बहुत अच्छा है। तो मेरे विचार में भी होम्योपैथी का कंट्रीब्यूशन क्रोनिक डिसीज में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। लाइक अस्थमा हो गया, एलर्जी हो गया, स्किन डिसीज हो गए, माइग्रेन, अर्थराइटिस और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। यह वो कंडीशन है जहां पेशेंट सालों तक सफर करता है, और सिर्फ उसे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है कहीं भी। होम्योपैथी यहाँ डिसीज को सप्रेस नहीं करती, बल्कि रूट कॉज पर काम करती है, और पेशेंट की ओवरऑल ससेप्टेबिलिटी को कम करने की कोशिश करती है। दूसरा, साइकोसोमेटिक और मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट। तो आज का पेशेंट जो आता है, वो सिर्फ फिजिकल पेन के साथ नहीं आता, वो स्ट्रेस, एंजाइटी, ग्रीफ, फियर और इमोशनल ट्रॉमा के साथ आता है। तो होम्योपैथी का अप्रोच यहाँ बहुत नेचुरल और साइंटिफिक है, क्योंकि हम माइंड और बॉडी को डिफरेंट नहीं मानते। जब इमोशनल स्ट्रेस, हमारा ऐसा मानना है कि इमोशनल स्ट्रेस डिसीज का मेंटेनिंग कॉज हो सकता है, या फिर कॉज भी हो सकता है। तो होम्योपैथी वहां पर डीप और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे सकती है। तीसरा है पीडियाट्रिक और वुमेन हेल्थ। चिल्ड्रन और वुमेन के केसेस में भी होम्योपैथी का रोल काफी इंपैक्टफुल हो सकता है। जैसे चिल्ड्रन में रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, पुअर इम्यूनिटी है, या जो बिहेवियरल कॉजेज हैं। दूसरा, वुमेन में हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओएस हैं, मेनोपॉजल कंप्लेंट्स हैं। ये सभी ऐसे एरियाज है जहाँ जेंटल और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो होम्योपैथी यहाँ सेफ भी है और पेशेंट फ्रेंडली भी है। चौथा एस्पेक्ट जो मुझे लगता है, जो कि बाकी पैथी बहुत ज्यादा इग्नोर करती है, खासकर मॉडर्न मेडिसिन में तो बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है, वो है प्रिवेंटिव रोल। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी में प्रिवेंटिव रोल भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है।
तो होम्योपैथी सिर्फ बीमार होने के बाद का ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि डिसीज से पहले पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को समझने का साइंस भी है, इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट, है ना, और जो भी और बीमारी है उसके बारे में हम पहले से जान सकते हैं। तो ये सब होम्योपैथी का स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जिन पर और काम होने की जरूरत है। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, युवा पीढ़ी के सामने होम्योपैथी को अधिक वैज्ञानिक रूप से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? तो युवा पीढ़ी की बात करें मैम, तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो किसी भी चिकित्सा पद्धति को इमोशनल लेवल पे चेक नहीं करती है। दे वांट एविडेंसेस, लॉजिकल और एविडेंस चाहिए उन्हें, लॉजिक चाहिए और डाटा चाहिए के आधार पर स्वीकार करती है। इसलिए अगर हमें होम्योपैथी को उनके बीच वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करना है तो हमें अपना तरीका बदलना होगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एविडेंस बेस्ड अप्रोच। जैसे कि इससे पहले जो मेरी पैनलिस्ट है और जो मेरी क्लासमेट भी है बेसिकली, सिमी ने बात की कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करनी है उसे, या फिर जो एविडेंस बेस्ड चीजें करनी है। तो ये बात मुझे अच्छी लगती है कि जो अभी के जो प्रेजेंट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि हमें चीज़ों को एविडेंस बैक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्लिनिकल स्टडीज की नीड है, केस डॉक्यूमेंटेशन की नीड है, रिसर्च पेपर्स, आउटकम बेस्ड रिजल्ट चाहिए हमें। दूसरा है जो मैकेनिज्म है उसको सरल भाषा में समझाना। युवा पीढ़ी युवा पीढ़ी काम करता काम करने से ज्यादा पूछती है कि कैसे काम करता है। हमें कंसेप्ट जैसे कि इंडिविजुअलाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी का कंसेप्ट हो गया, होस्ट रिस्पॉन्स हो गया, इन सब चीजों को बहुत आसान भाषा में चीजों लोगों तक पहुंचाना होगा, आम जनमानस में इस चीज को पहुंचाना होगा। तीसरा है मॉडर्न मेडिकल लैंग्वेज। तो मॉडर्न मेडिकल लैंग्वेज का उपयोग अगर हम आज भी केवल पुराने शब्दों में बात करें तो युवा कनेक्ट नहीं करेंगे। हमें होम्योपैथी को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए जैसे कि डिसीज नहीं, हम उसे पेशेंट सेंटर्ड केयर कह सकते हैं। सप्रेशन नहीं, उसे रेगुलेशन के बारे में बात कर सकते हैं। सिर्फ सिम्टम रिमूवल नहीं, जो बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग पावर है उसके बारे में बात कर सकते हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल हम देखते हैं, चाहे मैं भी हूँ, चाहे हम बात भी कर रहे हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत सारे पॉडकास्ट हो गए, इसके थ्रू भी हम होम्योपैथी को वहाँ उनके उनके पास पहुंचा सकते हैं। पांचवा है एजुकेशन और रिसर्च माइंडसेट। जो अभी करंट जनरेशन है उनके बीच में रिसर्च माइंडसेट को लाने की बहुत नीड है। क्योंकि हम अगर देखें तो जो मेरे जो जूनियर्स हैं या जो मेरे सीनियर्स भी हैं, उनमें ये बात बहुत अच्छी लगती है मेरे को कि दे आर ऑन सोशल मीडिया, दे आर प्रोमोटिंग होम्योपैथी, लाइक बहुत अच्छे से करते हैं वो लोग। एंड उनकी जो भी चीजें हैं वो काफी एविडेंस बेस्ड होती हैं, वो अपनी चीजों को बैक करते हैं एविडेंसेस से। तो इन सब चीजों की हमें बहुत ज्यादा नीड है। थैंक यू। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन आप सभी से कि संचार, सहानुभूति और नैतिकता जैसे सॉफ्ट स्किल्स होम्योपैथिक प्रैक्टिस में कितने महत्वपूर्ण हैं? थैंक यू मैम। मेरे विचार में होम्योपैथिक प्रैक्टिस सिर्फ मेडिसिन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमन टू ह्यूमन हीलिंग प्रोसेस भी है। और इस प्रोसेस में सॉफ्ट स्किल जैसे कि कम्युनिकेशन, एम्पैथी और जो भी नैतिकता की जो बात की, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की कोई करेक्ट रेमेडी है। तो हम सबसे पहले आते हैं कम्युनिकेशन पे। तो कम्युनिकेशन में हम लोग खुद ही कहते हैं कि वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड, है ना। तो होम्योपैथी का बेस ही केस टेकिंग है, और केस टेकिंग तभी सही होती है जब डॉक्टर और पेशेंट के बीच क्लियर और ट्रस्टिंग कम्युनिकेशन हो। अगर पेशेंट खुलकर अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा तो हम जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसकी परेशानी है, वो नहीं समझ पाएंगे। और इससे जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है, वो जो हम होम्योपैथी का जो बेसिक कोर है कि हम पेशेंट सेंट्रिक इलाज करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। दूसरा है एम्पैथी, जो सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करने की बात है। लाइक होम्योपैथी में पेशेंट सिर्फ सिम्टम्स लेकर नहीं आता, वो अपना डर, फ्रस्ट्रेशन और एक्सपेक्टेशन लेकर आता है। एम्पैथी का मतलब है कि पेशेंट के पेन को हम जज ना करें, उसकी सफरिंग को वैलिडेट करें, और उसे ये फील करवाना है कि आप अकेले नहीं हो। हम ऑर्गेनॉन में चीज पढ़ते हैं मोरल रेमेडी के ऊपर, तो मोरल रेमेडी में तो यही कहती है ना कि आप पेशेंट को उसकी जो जो भी बीमारी है उसको आप इस तरीके से बोलिए कि आपसे भी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम में लोग सफर कर रहे हैं, स्टिल वो लोग अच्छा कर रहे हैं। तो इसका भी कंसेप्ट है हमारे ऑर्गेनॉन में, तो इसको हमें अप्लाई करना चाहिए, और ये एम्पैथी के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नैतिकता। किसी भी प्रैक्टिस को, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, नैतिकता उसकी प्रैक्टिस की बैकबोन है। तो जो होम्योपैथी में मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फॉल्स क्लेम, कि हम ये ठीक कर देंगे, हम वो ठीक कर देंगे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना। इससे होता क्या है कि होम्योपैथ वो इंसान की तो जो रेपुटेशन है या उस डॉक्टर की रेपुटेशन है वो तो जाएगी जाएगी, एज अ पैथी, हमारी पैथी जो होम्योपैथी है इसकी भी रेपुटेशन जाती है।
तो सबसे पहला हमें फॉल्स क्लेम से दूर रहना चाहिए। दूसरा, लिमिटेशन को एक्सेप्ट करना। हर फील्ड की अपनी लिमिटेशन है, और एज अ होम्योपैथ हमें पता होना चाहिए कि कौन सा केस हमारे हाथ में है, कौन सा केस हम क्योर कर सकते हैं, और कौन सा केस ऐसा है जो कि हमें रेफर करना है या फिर जो हमारी फील्ड के दायरे में नहीं आता। और जो थर्ड चीज है वो पेशेंट के बेनिफिट को अपने ईगो से ऊपर रखना। एज अ डॉक्टर, एज अ हीलर, हमारे लिए जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो है पेशेंट, चाहे किसी भी पैथी से ठीक हो वो। तो हमारा मेन अप्रोच होना चाहिए वो पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए, पेशेंट को सबसे ऊपर रखना चाहिए। बाद में हमारा ईगो, बाद में हमारी जो नॉलेज है वो आना चाहिए। जब एथिक्स स्ट्रांग होती है तब ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट के बिना हीलिंग पॉसिबल नहीं है। सो सॉफ्ट स्किल सिर्फ गुड बिहेवियर नहीं है, लाइक ये डायरेक्टली ट्रीटमेंट आउटकम को अफेक्ट करती है। लाइक अगर बेटर कम्युनिकेशन होगा तो बेटर केस टेकिंग है, बेटर इम्पैथी है तो बेटर कंप्लायंस है, स्ट्रॉन्ग एथिक्स है तो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनेगा। इसलिए सॉफ्ट स्किल का ऑप्शनल नहीं, क्लिनिकल टूल के रूप में देखा जाना चाहिए। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ही स्पष्टता से रखा है। अब हम लोग अपने थर्ड पैनलिस्ट डॉक्टर निमिषा सिंह की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर निमिषा सिंह, आपका पहला क्वेश्चन है, यूजी से पीजी स्तर तक की आपकी होम्योपैथी के प्रति आपकी दृष्टि में क्या परिवर्तन आया है? गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो क्वेश्चन है यूजी से पीजी में क्या परिवर्तन आया है या क्या चेंज आया है, जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है वो ये है कि यूजी में हम चीज़ों को एक बुक लेवल तक, मतलब सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। हमारी क्या मेडिसिन्स है, हमारी क्या थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, जो हमारे की प्रिंसिपल्स हैं, मियाजम्स क्या है। तो वहां पे ऐसा लगता है कि इसको याद रखना या इसको पढ़ना ही एक लाइक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन पीजी में आके जब मैंने चीजों को देखा तो वो और ज्यादा प्रैक्टिकल या एविडेंस बेस्ड मिला। जब हम क्लिनिकल सिचुएशंस में या केसेस में, और केस टेकिंग यूजी में बुक में पढ़ना और पीजी में या केसेस में जब उसको हम अप्लाई करते हैं तो उसमें और डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें। मियाज़मेटिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं वो और क्लियर होता है। और जब जो मेडिसिन बुक में पढ़ रहे हैं कि चार मेडिसिन एक दूसरे से कैसे अलग है, या एक ही मेडिसिन चार पेशेंट्स में एक दूसरे से कैसे अलग है, जब हम उसको क्लिनिकल सिचुएशंस में देखते हैं तो वो हमें एक्चुअल डिफरेंस समझ आता है। तो ये क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो पीजी में इसका रिजल्ट देखने को मिला मेरे को। और ये जो ट्रांजिशन रहा है यूजी फेज से लेके पीजी फेज तक, इसमें सबसे बड़ी चीज है जो मैंने ये समझी या सीखी है कि होम्योपैथी सिर्फ एक पैथी नहीं है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। मतलब जो हमारा की है ना, इंडिविजुअलाइजेशन, होलिस्टिक और पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है, व्यक्ति विशेष जिसे हम कहते हैं, जिसको कंटिन्यूअस लगातार सीखने की या पढ़ने की जरूरत है। अगर मैं कुल सारा मिला जुला के बताऊं तो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, मतलब ये देखा है हमने कि होम्योपैथी का एक्चुअल रिजल्ट क्या है। बुक में पढ़ना, जैसे कि यूजी स्कॉलर सिमी ने बताया, बुक में पढ़ना और क्लिनिकली देखना, ओपीडी में प्रैक्टिस करना या प्रैक्टिस करना, वो दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो वो चीज मैंने देखी है यूजी और पीजी लेवल में आके। थैंक यू। हमारा दूसरा क्वेश्चन आपसे, एक पीजी छात्र के रूप में आप होम्योपैथिक शोध में कौन कौन सी कमियां देखती हैं? पोस्ट ग्रेजुएट में ऐसे देखा जाए मैम तो काफी कमियां हैं। और जो सबसे बड़ा जो हमारे पास लिमिटेशन है वो है लार्ज स्केल स्टडीज या फिर लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स विथ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मेथोडोलॉजी। बहुत सारी स्टडीज जो हो चुकी हैं या अभी भी हो रही हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो सैंपल साइजेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसमें जो हमारा जो परिणाम निकलता है किसी भी स्टडी का या रिसर्च का, वो रिलायबल नहीं रहता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी डिजीज का या किसी भी मेडिसिन का 30 लोगों पे रिसर्च करना और वही उसका एक बड़े स्केल पे 100 से ऊपर लोगों पे रिसर्च करना, तो वो सीधी सी बात है कि दोनों में हमें बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो चीजें हमें शायद 30 लोगों में देखने को नहीं मिली है वो हमें और 100 लोगों में देखने को मिल जाए। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है जो मैंने फेस किया है। जो दूसरा जो गैप मैंने महसूस किया है वो है कि मॉडर्न रिसर्च टूल की कमी है। जैसे कि सबसे बड़ा जो है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, कंट्रोल ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं, छोटे सैंपल साइज हम यूज कर रहे हैं। तो अगर आरसीटीज नहीं हो रही है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज नहीं हो रही है, इसकी वजह से जो है जो
ब्रॉडर स्टेज पे जो ब्रॉडर साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें हमारे होम्योपैथिक रिसर्चेस को, स्टडीज को वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। और लोग जो है रिसर्चेस में अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ओपिनियन लगा रहे हैं, बजाय इसके कि उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, लॉन्ग स्टडी या डिटेल स्टडीज, फॉलोअप स्टडीज होनी चाहिए, जिसमें हमें ये पता चल सके कि जो भी हमारी रिसर्च हुई है या जो मेडिसिन है, जो डिजीज है, उसके सस्टेन्ड इफेक्ट्स क्या है, इंस्टेड ऑफ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लगाने के। और एक और जो मैंने देखा है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो स्टडीज हैं वो इंडिविजुअल रेमेडीज, मतलब कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन पे या पर्टिकुलर डिजीज तक ही हम लिमिट रह रहे हैं। जो हमारा की है होम्योपैथी का, इंडिविजुअलाइजेशन या व्यक्ति विशेष, जिसको हम होलिस्टिक केस बेस्ड अप्रोचेस कहते हैं, वो नहीं हो रहा है। सिर्फ एक इंडिविजुअल रेमेडी या पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन, पर्टिकुलर रेमेडीज पे ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बाकी चीजें जानने को नहीं मिल रही है। फंडिंग नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से जो रिसर्चेस हो रही है उनको क्वालिटी नहीं मिल रही है साइंटिफिक कम्युनिटी पे। थैंक यू सो मच। जी, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आपसे है निमिषा जी। भारतीय होम्योपैथिक शोध को वैश्विक पहचान कैसे मिल सकती है? सबसे पहले तो ये जो भी लिमिटेशन मैंने ऊपर बताए मैम अभी, कि लार्ज स्केल स्टडीज नहीं है, आरसीटीज नहीं हो रहे हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये करना है, जो भी रिसर्च हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो सबसे पहले उसका डिजाइन, एक प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए। लार्ज स्केल पे ट्रायल्स होनी चाहिए, लार्ज स्केल पे स्टडीज होनी चाहिए। अगर हम रैंडमाइज नहीं कर सकते तो हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कर सकते हैं, एविडेंस बेस्ड स्टडीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी आउट पेशेंट आउटकम होगा या फिर जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो एविडेंस बेस्ड रहेगा, और उसकी उसकी जो फाइंडिंग्स रहेंगी, जो रिजल्ट्स रहेंगी, उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा रिसर्च लेवल पे। जो दूसरा है, जो मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स है, हम जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो एक्चुअल बायोस्टैटिक्स है, जो हम पढ़ते हैं पीजी में, बायोस्टैटिकल मेथड्स है, उनका अप्लाई होम्योपैथिक रिसर्च में बहुत जरूरी है, जो भी हमारा आउटकम है या डेटा है उसको एक्यूरेट और रिलायबल बनाने के लिए। तीसरा, अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई स्टडी कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, तो उनको हमारे पास बहुत सारे रेप्यूटेड पीयर जर्नल्स हैं, उसके बाद पेपर पब्लिकेशन हाउस हैं बहुत सारे अच्छे, उसमें हम अपने रिजल्ट्स को, अपने स्टडीज को, अपने केस रिपोर्ट्स को या केस सीरीज को ये क्या कहते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं, जिससे ग्लोबल लेवल पे जब उसको लोग पढ़ें, उसको गो थ्रू करें, तो उसको एक एक्सेप्टेंस मिले, एक एक्चुअल फाइंडिंग मिले, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, रिजल्ट की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो भी हमारा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कमी है उसको मजबूत बनाना है, फंडिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स को, या जो लोग भी ये कंडक्ट कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कंबाइन करके हमें एक प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। ये मैंने देखा है अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में। थैंक यू सो मच मैम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, स्नातकोत्तर के बाद होम्योपैथी में योगदान देने के लिए आपका क्या रोड मैप है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के बाद, पीजी के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास भी, और इवन उन लोगों के पास भी जो पीजी करते हैं, पर हम सिर्फ निमिषा प्रैक्टिस जी, तक ही लिमिट। जस्ट अ मोमेंट। निमिषा जी, आपने जो अभी पहला जवाब दिया, तो उस पर से एक ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चंस है, आप उसको देख लीजिए। और काइंडली लेट अस know, if we don't focus on a particular disease or a medicines or group of medicines, how will you publish the case in large scale pool after RCI or any other approaches? ओके सर, इसका मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जो भी रिसर्चेस है वो हॉलिस्टिक लेवल पे नहीं हो रही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन पे या रेयर रेमेडीज पे करना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो भी रिसर्चेस हैं हम उस पे ही सीमित हो जाए। लोग सिर्फ एक चीजों को इजी करने के लिए एक पर्टिकुलर रेमेडी ले रहे हैं, जैसे आर्निका है या और भी जो कॉमन मेडिसिन है जिनके रिजल्ट्स हमारे पास हैं,
उस पे ही बार बार रिसर्च करने से कुछ नया नहीं मिल रहा है हमको। इंडिविजुअलाइजेशन क्या है, जो हमारे होम्योपैथी का बेस है उसके बेसिस पे हमें रिसर्च करना चाहिए कि एक जो हमारी पॉलीक्रस्ट रेमेडीज है वो क्या, हम एक मेडिसिन को जितनी बार पढ़ते हैं या जितनी बार उसको अप्लाई करते हैं क्लिनिकली, उसमें हर बार हमें कुछ नया देखने को या नया सीखने को मिलता है। तो हमें हॉलिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे भी रिसर्चेस करनी चाहिए, ना ही सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर मेडिसिन पे करनी चाहिए। हर तरीके से करना चाहिए, एक लिमिटेशन नहीं बनानी चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था। यस दीपमाला जी कंटिन्यू करें। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर दें। स्नातकोत्तर के बाद होम्योपैथी में योगदान देने के लिए आपका क्या रोड मैप है? ओके मैम, दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। और हम सभी जानते हैं कि पीजी के बाद या एमडी के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। लोग वो करते नहीं है, प्रैक्टिस में ही रह जाते हैं, या हमारा ये सबका एक वेल डिफाइंड मेंटल अप्रोच है कि पीजी कर रहे हैं तो टीचिंग लाइन में ही जाना है। ऐसा नहीं है। जो मेरा रोड मैप रहेगा वो ये है कि सबसे पहले मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो भी मैंने यूजी में पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल मटेरिया मेडिका में पढ़ा या ऑर्गेनल में पढ़ा, जो भी पढ़ा है उसको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करूंगी, चीजों को एविडेंस बेस्ड बनाऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा की है होम्योपैथी का, इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, उस पे फोकस करूंगी। अपनी केस टेकिंग स्किल्स को रिफाइन करूंगी। मटेरिया मेडिका की जो भी नॉलेज ली है हमने उसको अप्लाई करेंगे, उसको डीपर करेंगे। मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स जो बहुत लोग यूज नहीं करते हैं वो भी मैं यूज करूंगी, ताकि जो भी पेशेंट केयर है वो एक्यूरेट रहे और इफेक्टिव रहे। दूसरा जो है, जो बहुत लोग नहीं करते हैं, वो है रिसर्च स्टडीज में इन्वॉल्व रहना। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं रिसर्च स्टडीज में या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज में आई ट्राइड कि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। रिसर्च पेपर्स को, अपने रिसर्च पेपर्स को एक रेप्यूटेड जर्नल्स में या पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश करूँ, जिससे कि होम्योपैथी एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी बने। तो ये जो क्लासिक प्रिंसिपल्स जो हम पढ़ते हैं और जो मॉडर्न वैलिडेशन है, इसका जो गैप है वो कम हो, इस पे मैं काम करना चाहूंगी। दूसरा, अगर सबसे बड़ी बात है एमडी करी है तो एकेडमिक्स में भी मैं जाना चाहूंगी। क्यों? जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक सही गाइडलाइन मिले, उसके लिए टीचिंग के थ्रू, मेंटोरिंग के थ्रू, या फिर जो भी हमारे एकेडमिक ये गोल्स होते हैं, जैसे कि सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, इसमें पार्ट लूंगी, जिससे कि और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी और ज्यादा नॉलेज मिलेगा लोगों को होम्योपैथी के लिए। जो तीसरा, लास्टली, अगर अपॉर्चुनिटी रही और मैं कोशिश करूंगी कि मैं पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव या कम्युनिटी प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकूं होम्योपैथी को और आगे बढ़ावा देने के लिए, या लोगों को अवेयर कराने के लिए कि होम्योपैथी क्या है या इसका रोल क्या है हमारे डे टू डे हेल्थ कॉन्सेप्ट्स में या हेल्थ केयर में। और इनकी जो भी हमारे कम्युनिटी टीम्स हैं, जो भी हेल्थ टीम्स हैं, इनके साथ मिलके होम्योपैथी को और आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज आप तीनों पैनलिस्ट ने बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विचार अपने रखे हैं। आज के युवा का क्या दृष्टिकोण है, चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता कैसे है, डिजिटल लर्निंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्लिनिकल क्या योगदान आप लोग दे रहे हैं, हमारे शोध की क्या दिशा है और भविष्य का क्या रोड मैप है। इसी से आपकी सोच से ही हमारे भविष्य की दिशा तय करेगी ये। तो आज की चर्चा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारा होम्योपैथी का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। होम्योपैथी युवा, जागरूक, वैज्ञानिक सोच वाले और संवेदनशील चिकित्सकों के हाथ में है। तो मैं तीनों पैनलिस्ट का हार्दिक फिर से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अब किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो अब इस पर डिस्कस किया जाए। डॉक्टर अभी शर्मा ने क्वेश्चन किया था। के पास में दीपमाला जी, हम लोग के पास में बहुत सारे समय है अभी, तो हाँ, अभी एक हमारे राउंड पास क्वेश्चंस, रैपिड राउंड क्वेश्चंस में मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सिमी जी से पूछूंगा। सिमी जी, आप अभी सेकेंड बीएचएमएस में हैं और मैंने जो इस प्रोग्राम का डिजाइन किया था, तो उस डिजाइन में मैंने एक सबसे मोस्ट जूनियर और एक सीनियर स्टूडेंट, जैसे कि निमिषा जी एमडी लेवल की स्टूडेंट है और आप
यूजी लेवल के स्टूडेंट है और वो भी सेकंड बीएचए में। तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो अभी आप तो होम्योपैथी में इंटर की हैं, तो दो बात हमको बताइए, आप होम्योपैथी में क्यों आई, इसके पीछे में क्या आपका मोटिवेशन था, और दूसरी बात, अब आई हैं तो क्या यहाँ फंस गई हैं, या और आप कुछ इसमें लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है? क्योंकि ये सवाल जो है तो मैं अक्सर देखता हूँ, कोई होम्योपैथी में जो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं तो लास्ट ऑप्शन पे होम्योपैथी लेते हैं। तो मैं ये सवाल आपको बहुत ही पर्सनल कर रहा हूँ, और ये आपका थोड़ा सा जी सर। बताइए। सर सबसे पहले तो हाँ, मतलब जब मैंने होम्योपैथी में इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, मेरे पास एमबीबीएस के अलावा दूसरे ऑप्शन थे, पर एमबीबीएस के बाद मुझे जो पर्सनली, क्योंकि मैं बचपन से होम्योपैथी में ले रही हूँ तो मुझे पता है कि होम्योपैथी एक बहुत ही अच्छी पैथी है। बट मेरा एक इंटरेस्ट था एमबीबीएस की तरफ, वो नहीं हुआ, तो मैं आई थी तब कुछ महीनों के लिए मुझे था कि हाँ मैं फंस चुकी हूँ। बट फिर हमें हमारे डॉक्टर अवी सर हमारे उस टाइम लेक्चरर थे, तो उसके बाद सर के गाइडेंस में आई, फिर उसके बाद मैं उनके थ्रू फिर मैं आपसे मिलने का मुझे मौका मिला। तो अभी पिछले कुछ महीनों में मेरा जो इंटरेस्ट है और होम्योपैथी की तरफ रुझान है वो बढ़ा है, क्योंकि मैं एक्चुअली होम्योपैथी का रिजल्ट मैं हमेशा से देख रही हूँ। मैं अपने घर में भी क्रॉनिक डिजीजेस पे मैंने बहुत असर देखा है होम्योपैथी का। लेकिन अब मैं सच में होम्योपैथी में बस चुकी हूँ कि हाँ मुझे कुछ करना है आगे, बहुत कुछ मेरे पास आइडियाज हैं फिलहाल, और मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही हूँ। तो अब तो सर मुझे होम्योपैथी अच्छी लगने लगी है। यानी कि पहले अच्छा नहीं लग रहा था, अब अच्छा लग रहा सर है। पहले अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बचपन से एक वो हमारा जो माइंडसेट होता है, जब नीट की तैयारी शुरू की थी तब होम्योपैथी को सोचकर शुरू नहीं की थी, तो बस एक वो उस समय वो था। लेकिन जैसे मैं वही कह रही हूँ कि मैंने आपको देखा, मैंने अभी सर को देखा, मैंने बहुत पास अभी सर को प्रैक्टिस करते हुए हम देख पा रही हूँ मैं, तो मुझे पता है कि होम्योपैथी एक्चुअल में अब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा होम्योपैथी से सर वो एक कनेक्शन अब बन गया है, पहले था पर मुझे अब ऐसा लगने लगा कि शायद यही इसी तरफ मेरी लिखा हुआ था। तो मैंने दिल से अपना लिया होम्योपैथी को, या होम्योपैथी ने शायद मुझे अपना लिया है। हाँ, यही सवाल मैं अभिषेक जी से भी करना चाहूंगा, क्योंकि अभिषेक जी भी सेकंड बीएचएमएस में हैं। तो अभिषेक जी, आप भी इस पर अपना रखिए। जी सर, एक तो मैं पहले सिमी की बात में कुछ ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हम दोनों सेम क्लास में हैं, है ना। तो जब हम आए थे, जब हमने एडमिशन लिया था सेम कॉलेज में, तो हमारा गोल था कि यार 1.5 साल का है बीएचएमएस फर्स्ट ईयर, तो 6 साल अपन क्या करेंगे कि नीट की तैयारी करेंगे, 6 महीने, सॉरी 6 महीने नीट की तैयारी करेंगे। तो हमारा पूरा ग्रुप बन गया, हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम क्लास में भी आ रहे हैं, तो पीछे बैठ के हम पढ़ रहे हैं कि नीट का पढ़ लेते हैं, 6 महीने बाद देखेंगे। 6 महीने बाद एग्जाम दिया, हुआ नहीं, अब क्या करें। तो फिर वही सर से बात हुई, सर पहले ही बहुत अच्छा गाइड करते थे, मतलब अभी मुझे याद है जब मैं पहला लेक्चर था और सर क्लास ले रहे थे, तो मैंने बहुत सारे ऐसे होम्योपैथी के विरोध में बहुत सारी बातें बोली थी, एंटी बहुत बोला था मैंने, डिस्पाइट कि मैं बचपन से होम्योपैथी खा रहा हूँ, मैंने बचपन में भी खाई है, मेरे घर में मेरी मदर पे मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो ऐसा था कि मैं होम्योपैथी लेता था, ले भी रहा था। उसके बाद भी जब मेरा एडमिशन हो गया, जो मेरी पहली क्लास थी एनाटॉमी की, तो सर से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, और बहुत सारे ऊट पटांग क्वेश्चन, कि सर ये क्यों है, तो ये क्यों है। अ, हम सबसे जो बड़ी बात थी मॉनेटरी बेनिफिट्स, कोई भी चाहे भले कोई नेगलेक्ट कर दे इस बात को, बट हर कोई पैसा जाता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ही था कि सर कितना कमा लेंगे इसमें, कुछ नहीं मिलता, 2-2 मीठी गोलियां बेचते रहते हैं। तो बहुत सारे एंटी क्वेश्चन थे, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सर ने काफी अच्छे से आंसर दिया था उन्हें। और मैं अभी भी ना, मतलब किसी से ही बात होती है मेरी, तो मैं पहले यही कहता हूँ कि यार मैं तो बहुत एंटी था, है ना। तो लोग मुझे ऐसे मिल गए जिन्होंने मुझे बताया कि हाँ भाई ये चीजें होती हैं। दूसरा, कि पहले से चीजें देखी थी, है ना, और फिर उसको एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया। पहले लगता था कि ठीक है ये हो जा रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि जब हम इस रेस में नहीं आते ना, जब भी हम 10th में है, 9th में है, तो आप किसी बच्चे को ना डिफरेंस नहीं, कि कोई भी बच्चा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन सा डॉक्टर एमबीबीएस का है, कौन सा बीएचएमएस का है, कौन सा बीएमएस का है, उनमें क्या डिफरेंस है किसी को नहीं पता। कॉमन मैन को ये डिफरेंसेस नहीं पता। कॉमन मैन जाता है टू गेट ट्रीट, उसे चाहिए कि भाई मेरी बीमारी ठीक हो जाए, चाहे वो एलोपैथ करके दे, चाहे आयुर्वेद करके दे, चाहे होम्योपैथ करके दे। और क्योंकि जब तक मैंने बायो नहीं ली थी, जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आया था, तब तक मुझे भी ऐसे ही लगता था,
यहाँ आने के बाद चीजें क्लियर हुई थी। तो हाँ, नेगेटिविटी थी, स्टार्टिंग में थी, ट्राई भी किया था, बहुत ट्राई किया है एमबीबीएस के लिए, बट हर बार ना पता नहीं लक कह लें या क्या कह लें, घूम फिर के नाम मेरा आ जाता था बीएचएमएस में। इससे पहले भी बार काउंसलिंग में बैठा, बीएचएमएस में नाम आया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, नहीं यार नहीं करनी। ऑल्दो बीएचएमएस वाज माई सेकंड प्रायोरिटी आफ्टर एमबीबीएस, थर्ड प्रायोरिटी सॉरी, मेरा वेटनरी की तरफ भी थोड़ा सा था कि मेरे को वेटनरी करना है। जब मेरे को बीएचएमएस मिला, फिर जो 6 महीने जो ड्यूरेशन बताया मैंने, वो सब कुछ हुआ, तो उसके बाद थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई कि हाँ ये चीजें करनी है, फिर खुद पे यूज करना स्टार्ट किया। सर से मेडिसिन ली, ओपीडी से मेडिसिन ली। जब खुद ठीक होना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको वो होता है कि हाँ भरोसा चलो होता बाकी है। तो देख लिया, खुद पे हो रहा है, तो अब ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, तो अब ट्राई करते हैं इसको। बहुत अच्छा आपने। हाँ, देखिए ये पर्सनल क्वेश्चंस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अधिकांश बच्चे जो एडमिशन लेते हैं वो आपके ही कैटेगरी में आते हैं। जी जी। मैं निमिषा जी से सवाल करूंगा, निमिषा जी से ये सवाल नहीं करूंगा। मैं निमिषा जी से एक इससे थोड़ा सा ऊपर का सवाल करूंगा क्योंकि वो एमडी में है। तो निमिषा जी, एक सवाल है, हम लोग ऑर्गेनन में वाइटल प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, है ना? तो मैं जब पढ़ाया करता हूँ, करता था, अब तो कॉलेज में उतना क्लास नहीं लेता हूँ, तो मुझे फर्स्ट ईयर के बच्चे लोग, सेकेंड ईयर के बच्चे लोग पूछते, सर ये हम लोगों को वाइटल प्रिंसिपल क्यों पढ़ाया जाता है और ये पढ़ने से हम लोगों को क्या लाभ है? तो क्वेश्चन तो बड़ा रिलेवेंट है, बहुत ही जरूरी है कि वाइटल प्रिंसिपल को पढ़ करके ऑर्गेनन में, जबकि हम लोगों को पेशेंट को देखना है, तो वाइटल प्रिंसिपल के, तो इसके संबंध में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोच रही हैं? वाइटल प्रिंसिपल, हाउ मच इट इज रेलिवेंट फॉर द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और वेदर, क्योंकि एक सवाल और भी उठता रहता है कि ये वाइटल प्रिंसिपल का पढ़ना क्यों जरूरी है, ये अक्सर आम चर्चा में भी आता है। तो इसके विषय में आप, अगर आप लोगों का, आपका क्या सोच है, मैं ये जानना चाहूंगा। सर, वाइटल प्रिंसिपल का पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जो हमारी होम्योपैथी है वो ऑब्वियसली वाइटल प्रिंसिपल पे ही है, क्योंकि एलोपैथ सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, क्या प्रॉब्लम है, फीवर आया, कॉम्बिफ्लाम दे दिया, ठीक है। मतलब रूट, जो हमारा रूट कॉज है उस पे काम नहीं करते हैं। ऑर्गेनन की वाइटल प्रिंसिपल हमें जो रूट कॉज है डिजीज का, हमें वो बताती है। उसको जो डिजीज कंडीशन है, जो डिजीज है, उससे मतलब नहीं है, जो बॉडी है उसको ट्रीट करना है। दैट इज वाई एलोपैथी मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन दे दी, ठीक है, वो सप्रेस हो गया, इसलिए पेशेंट को बेटर फील हो रहा है। सोल थेरेपी नहीं देती है जो हमको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से मिलता है। रूट कॉज पे काम करना, वाइटल प्रिंसिपल वही है, वाइटल्स पे काम करती है, रूट कॉज पे काम करती है, और ना कि डिजीज पे काम करके रूट कॉज। तो पेशेंट को बेटर फील होता है। मतलब सप्रेशन इज नॉट द सोल एम होम्योपैथी का। हमें पेशेंट को ठीक करना है, ना कि डायग्नोसिस को, ना कि डिजीज को ठीक करना है। तो वाइटल प्रिंसिपल से हमें ये चीजें सीखने को मिलती है जो हम ऑर्गेनल में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। निमि जी आपके लिए एक, सॉरी सिमी जी आपके लिए एक सवाल ये है, आप जब मेट्रा मेडिका पढ़ना शुरू की हैं, तो ये मेट्रा मेडिका का जो दवा है आपको, जैसे एलन स्किनोट में पढ़ रही हैं और एकोनाइट, बेलाडोना, बहुत सारी दवाइयाँ अभी तक आप लोग पढ़ चुकी होंगी, तो क्या लगता है ये पढ़ना बहुत आसान है या इसको डिफिकल्ट है, कैसे लगता है? सर आसान तो मतलब पहले जब पढ़ना शुरू किया था तो समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी दवाइयां पढ़ रहे थे, कौन सी रेमेडी कहाँ पे, इतने सिम्टम्स हैं और इतनी किताबों से पढ़ना है। पहले हम एलन से पढ़ रहे थे, फिर बोरिक पे आए, अभी केंट, नैश और भी किताबों पे, अब सेकेंड ईयर में हम आए हैं तो बहुत किताबों पे ही। तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, बट फिर वही है कि हम किससे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो मैंने कुछ ड्रग्स अभी सर से पढ़ी हैं, तो मुझे वहां पे जब सर समझा रहे होते हैं तो वो ड्रग्स तो मुझे काफी अच्छे से याद होते हैं। वही मुझे ये समझ आया कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने का जो तरीका है उस पर डिपेंड करता है कि आसान है या मुश्किल है। तो अगर सिर्फ रीड कर रहे हैं तो फिर नहीं समझ पाएंगे उसको कहानी की तरह। आपके साथ जब मैं मिली थी तब मैंने आपसे भी ये सवाल किया था कि सर कैसे पढ़नी है मटेरिया मेडिका, तब आपने भी यही कहा था कि कहानी की तरह खुद की कहानी बना के पढ़ोगे तो ही याद रहेगा, वरना तो भूल जाएंगे। तो बस अब वही करने की कोशिश करते हैं कि कहानी याद करने की कोशिश करते हैं, हर सिम्टम को कैसे याद रखना है। मुश्किल है पर अभी सर कोशिश कर रहे हैं। यही सवाल, चूंकि आप लोग दोनों कोई बैचमेट हैं, हाँ तो जी। यही सवाल अभिषेक जी से भी है। अभिषेक जी, ओवर टू यू। हाँ,
सर मटेरिया मेडिका ऑब्वियसली इजी तो नहीं है, बहुत टफ है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत टफ लगती है। स्टार्टिंग में मतलब जब हम कैंट ओ सॉरी कीनोट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम मैं फेस करता हूँ वो है उसके वर्ड्स को लेके। कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं, मैं सच बताऊं मुझे अभी तक मतलब टेम्परामेंट के जो वर्ड्स होते हैं ना, कि ये टेम्परामेंट है ये है, मुझे अभी तक क्लियर नहीं होते। ट्यूबरकुलर डायथिसिस क्या है, बहुत हद तक कुछ कुछ चीजें आती है बट उसका कोर मीनिंग नहीं पता। हाँ, तो कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अगर मैं डायरेक्टली कीनोट से ट्राई करता हूँ पढ़ने का, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। बट इसका सॉल्यूशन जो मुझे ज्यादा बेटर लगता है या जो मैंने खुद फील किया है कि जब मैं उसी रेमेडी का कोई पेशेंट देख लेता हूँ अपनी ओपीडी में, या किसी पेशेंट को समझ लेता हूँ कि इस पेशेंट को ये रेमेडी क्यों दी गई है, तो मुझे वो रेमेडी याद रहती है ना। तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छे से याद रहती है। तो इसका एक एग्जाम्पल था, जब मैंने बहुत इनिशियल स्टेजेस में जब मैंने ये ज्वाइन किया था, जब कॉलेज ज्वाइन किया था, तो इसी प्लेटफॉर्म पे एक सेमिनार था, सर का सेमिनार था, एंड सोरेसिस के ऊपर सेमिनार था। सर ने सल्फर रिपीट की थी, है ना। सर ने सल्फर मतलब दिया था, और मुझे अभी उस टाइम मुझे सल्फर के कुछ सिम्टम्स याद हो गए थे, जैसे सल्फर सर ने क्यों दी है। ऑल्दो मैंने सल्फर पढ़ा नहीं था, सल्फर मैंने एंड में आके पढ़ी है, बट मुझे उसकी बर्निंग सेंसेशन वो सब चीजें वहां पे थोड़ी सी याद हुई। बाद में पढ़ा तो रिटेन हुआ। रस्टॉक्स के कुछ फीचर्स थे वो मैंने ओपीडी में देखा। हमारी हमारे कॉलेज में ओपीडी लगती है एक जो रूमेटॉइड आरए के जो पेशेंट है उनके लिए, तो वहां मैंने एक दो केसेस देखे। तो इस तरीके से मुझे रेमेडी, तो मैंने पर्सनली अपने लिए फील किया कि मुझे रेमेडी ज्यादा तो अच्छे से तब याद होती है जब मैंने उसका कोई केस देखा है, या ये देखा है कि इस पेशेंट को क्यों दी गई है। तो आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम केसेस पढ़ूं या फिर मैक्सिमम चीजों से रिलेट करके पढ़ूं। ये सर। बहुत अच्छा। सिमी जी, आपके लिए ऑडियंस की तरफ से एक सवाल है। जी सर। प्लीज हाँ। शेयर प्लीज शेयर विच मेथड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ड्रग एंड रिमेम्बर देम। मैम मुझे तो ड्रग पिक्चर जब मैं जैसे एलिन्स पढ़कर मुझे चीजें थोड़ा कम समझ आती है, मतलब मुझे याद नहीं रहती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जैसे कैंट में जैसे ड्रग पिक्चर दी हुई है, अगर मैं उसको एक कहानी की तरह पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो वो एक तरह से, और स्टोरीज के फॉर्म में, तो वो मुझे याद रह जाते हैं। तो बेसिकली आई प्रेफर कि मैं स्टोरी की तरह याद करूँ। मुझे सिर्फ एलेंस के की नोट से रट के चीजें फिर मैं भूल जाती हूँ, मैं मुझे वो ना वाइवा में याद आते हैं और ना मुझे थ्योरी लिखते टाइम याद आता है। तो आई प्रेफर कि मैं उसको कहानी की तरह, ड्रग पिक्चर की तरह शुरू से लेके लास्ट तक जाऊं, जैसे कि कैंट में दिया हुआ है। कैंट मटीरिया मेडिका हेल्प मी टू लर्न एमएम। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं जब होम्योपैथी में पढ़ना शुरू किया था, तो मेरे लिए भी सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट ये मेट्रे मेडिका था, क्योंकि एक दवा पढ़ो और दूसरे दिन को भूल जाओ। भूल जाओ। तो ये एक सब बहुत समस्या था। और सबसे ज्यादा मैं डरा करता था अपने ये एग्जामिनेशन में कि मेट्रा मेडिका कैसे पास करूंगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न था। और आज मैं देखता हूँ कि मेट्रा मेडिका मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। और इसके लिए जो टेक्निक्स जो हम लोगों ने देखा, उसमें मैं देख रहा हूँ कि मुझे रिपोर्टरी और मेट्रा मेडिका साथ साथ लेके चला जाए। इसलिए अभी हम लोग जो सिलेबस हम लोगों ने डिजाइन किया है, उसमें रिपोर्टरी को भी हम लोग फर्स्ट बीएचएमएस से जोड़ दिया है, तो नए सिलेबस में। तो ये रिपोर्टरी जो है सो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको क्योंकि एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है दवा के बीच में, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना। क्योंकि जब तक डिफरेंशियल पॉइंट आपको मालूम नहीं होगा, सभी दवा एक जैसे लगेंगे। और जब वो डिफरेंशियल पॉइंट मालूम हो जाता है, तो आपको दवा का एक मैंने दिमाग में वो अटक जाएगा। ये एक सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं अब एक हमको लगता है स्टार्टिंग में सारी मेडिसिन को सिम्टम्स वही मैं बता रहा हूँ, खुद में भी नजर आने लगता है शुरू में। तो ये सब तो है। और इसको समझने के लिए आप अगर रिपोर्टरी को साथ में लें, क्योंकि आज के टेक्निक्स जो है तो आपको नया सिलेबस जो है उसमें ऐड किया गया है, रिपोर्टरी को थ्रू फर्स्ट बीएचएमएस से ही पढ़ना है आपको। तो ये एक अच्छा है, आने वाले समय को ज़्यादा मिलेगा। और मैं अब थोड़ा सा समय बचा है, और हम निमिषा जी से सवाल करूंगा, क्योंकि आप से ये सवाल नहीं करूंगा, आप मेट्रा मेडिका का लेवल को क्रॉस कर चुकी हैं। तो मैं आपसे ऑर्गेनन से के लिए सवाल करूंगा। ये ऑर्गेनन का हनीमैन साहब ने अपने लाइफ टाइम में 5 एडिशन दिया, बाद में 6th एडिशन। तो क्या 7th एडिशन हो सकता है कि नहीं, संभावना है कि नहीं इसका?
आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर सर डॉक्टर निमिषा जी। सर देखा जाए तो कभी इस बारे में सोच ही नहीं पाए, पर अगर चाहे तो 7th एडिशन बिल्कुल हो सकता है, अगर हम उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे या उनमें देखेंगे कि क्या कम है या क्या ज्यादा है, तो बिल्कुल हम उसके लिए मतलब वास्ट स्टडी की जरूरत है जो हमारे हेनमन सर ने की थी। तो कभी सोच ही नहीं पाए इतना, पर हाँ अगर चाहे तो 7th एडिशन भी ला सकते हैं। बहुत डीप स्टडी की जरूरत है उसके लिए। मैं सवाल इसलिए किया, हम लोग सीसीआरएच में अक्सर हम लोग के पास में चर्चा हुआ करता था, क्या हैनीमैन ही अंतिम है, हैनीमैन के बाद में आगे नहीं हो सकते हैं सिम्मी जी, अभिषेक जी या निमिषा जी, क्या हैनीमैन का लेवल पर नहीं जा सकती हैं इनके लेवल का? ये सवाल जो है सो ये बहुत ही आवश्यक है आज के समय के लिए, क्योंकि आने वाला समय जो है सो हम लोग इसमें एडिशंस, क्योंकि हैनीमैन ने जो ऑर्गेनन को फर्स्ट एडिशन से 6 एडिशंस को कन्वर्ट किया, यानी कि वो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में तो उन्होंने इसे स्टेबल नहीं माना, आपने इसे हमेशा चेंज करते चले गए, हमेशा चेंज करते चले गए, तो ये धीरे धीरे बदलता चला गया, तो ये स्टेबल तो नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को, अब समय हम लोग का पूरा भी हो रहा है, मैं सभी को ये बताना, संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने अंदर में एक नया क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं ना कि जिज्ञासा, ये जिज्ञासा को अगर बनाए रखेंगे तो ये सेशन जो है ये आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हैनीमैन कह गए वही लकीर का लकीर बन गया, है ना। देयर मस्ट बी सम चेंज, और हैनीमैन ने 6 बार अपने आप को मॉडिफाई किया, है ना। उन्होंने भी पहले और वाइटल प्रिंसिपल को नहीं माना था, फिर उन्होंने बाद में वाइटल प्रिंसिपल को वाइटल फोर्स को उन्होंने वाइटल प्रिंसिपल में कन्वर्ट किया, तो इसके पीछे में तो उनकी सोच रही है ना। तो साइंस कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता है, साइंस को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आप सबों के लिए मेरा यही संदेश होगा इस फोरम के माध्यम से कि कभी भी अपने इसको स्टैटिक मत माने, बदलाव की बात भी सोचें, आपस में चर्चा किया करें, और हम लोग शेयर करें अपने मेंटर के साथ में, सभी के साथ में। तो आज का सेशन हम लोगों का बहुत ही अच्छा रहा है, और तीनों पैनलिस्ट को मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आए हैं और इस चर्चा पर नए साल में, और हम लोगों के हजारवें दिन पर ये चर्चा को मैंने इसलिए रखा कि आज हम लोग को कुछ एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो, हाँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो, अपने आप में हम लोग देखें हम कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा हैं, ये करते रहने की आवश्यकता है। तो दीपमाला जी, आपका सेशन का समय पूरा हो रहा है, आप कर सकती हैं। चलिए चलिए, बहुत 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 धन्यवाद तीनों व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं। हमारे सानी जी भी बहुत अच्छे बताए हैं, लेकिन निमिषा जी का एक जो है बहुत अच्छा था, वाइटल फोर्स जो है तो आप बंद कीजिए, वाइटल फोर्स। सर कीजिए। एक मिनट नहीं सर, नहीं नहीं आपको नहीं आप नहीं बंद बात कर कर, लें। नहीं बात आप करेंगे। ही आइए, पीएच का समूचा आप ही बोलिए, कोई दूसरा हाँ, आदमी नहीं बोले। आप आज नहीं जरा बोल, बोलने तो दीजिए थोड़ा सा। सिमी जी ये बंद कीजिए मीटिंग को। कि मैं सभी पैनलिस्ट का, आयोजकों का और आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। So अभी मंच मैं who is the moderator of next session? Next English session? जी मैम, मैं हूँ डॉक्टर श्रुति सारिका हूँ। अच्छा, शुरू कीजिए आपका, चलिए जी सर। शुरू कीजिए अपना। हाँ, Over to you. हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सानी।